सबसे पहले कि इस बार कौन से मुद्दे पे लोग वोट करेंगे, ये अहम बात है सबसे बड़ा। और वोट कर रहे हैं लोग, घरों से निकलेंगे। मुद्दा क्या है इस बार पूजा, इस इलेक्शन में पहली बार बिहार में, और जब से हम 35 साल से इस चुनावी राजनीति से जुड़े हैं, 1990, 95, 2000, 35 सालों से हम इस चुनावी राजनीति को समझ रहे हैं, इससे सीधे जुड़े भी हैं। 27 साल से हम अपना न्यूज चैनल भी हम लोग चला रहे हैं। तो हम पहली बार कर सकते हैं, पहली बार बिना जाति के, बिना धर्म के आधार पे वो लोग वोट कर रहे हैं। हर बार हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर होगा, वही मुद्दे की बात मैं बता रहा हूँ कि हर बार हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा यही मूल समस्या बिंदु रहते थे, लेकिन इस बार पहली बार कटिहार का मतदाता बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर, गरीबी को लेकर, प्रदेश में जाकर होने वाली मौतों को लेकर, अपने संवैधानिक राइट को, अधिकारों को लेकर, वोट चोरी को लेकर, नेताओं की झूठे वादों को के विरुद्ध में, सब अपनी जरूरत के हिसाब से बिहार पहली बार वोट कर रहा है, अपनी बिहार की जरूरत के हिसाब से। इस बार बिहार किसी भी लोभ, लालच या भड़काव में नहीं आ रहा। अब हमें इस वोट को, चुनाव को देख के मैं ये मुझे विश्वास होने चला कि अब बिहार बदलेगा, सचमुच बिहार बदलेगा। और अगर यही बिहार के लोगों का रवैया रहा, यही सोच रही कि जाति धर्म और मुद्दों से हटकर अपनी समस्याओं के मुद्दों पर वोट करे, तो बिहार बदल के रहेगा। और बिहार का बदलना देश के लिए भी जरूरी है पूजा, जब तक, क्योंकि बिहार देश की जड़ है, यही प्रतिभा है, यही टैलेंट है। बस बड़ी बड़ी सरकारें आती हैं, लोगों को गुमराह करती है, अगड़ा पिछड़ा जाति धर्म में उलझा देती है, यहाँ का युवक उलझ जाता है। और बिहार प्रतिभा संपन्न, खनिज संपन्न होने के बावजूद गरीब का गरीब रह जाता है। तब उम्मीद हो चली है कि बिहार बदलने वाला है, क्योंकि इस बार बिहार मुद्दों पर, अपनी समस्याओं पर, बेरोजगारी पर, नौकरी के लिए, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, इन मुद्दों पे वोट कर रहा है। वोट चोरी को लेकर, संविधान के अधिकारों को लेकर, न कि इस बार हिंदू मुस्लिम, न कि इस बार अगड़ा पिछड़ा। ये मुद्दे अब बिहार के चुनाव से काफी कम, पूरा तो नहीं कहेंगे खत्म है, लेकिन काफी कम नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा नजर आ रहा है। पूजा, इस चुनाव की खास बातें क्या है? कौन सी पार्टियां इस बार ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगी? पहले आपने 2 सवाल एक साथ पूछ लिए पूजा। मैं पहले खास बातों का, आपके जो इस चुनाव की खास बातें हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। खास बातें क्या है इस बार? खास बातें में सच्चाई ये है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या उनके गठबंधन जो एनडीए के लोग हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम कर दे। प्रधानमंत्री जैसे लोग कट्टा, मुजरा, हैंड्सअप, इन शब्दों का प्रयोग करके पूरी दुनिया में लोग बिहार को बदनाम कर दिया है इन लोगों ने। अमित शाह घुसपैठिया बिहार में है। अरे घुसपैठिया तो आपने एसआईआर करके निकाला क्यों नहीं? अगर निकाल देते तो अब घुसपैठिया का बात ही नहीं आता। एसआईआर फिर क्या किया? और एसआईआर में तो आपका एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। तो आप जनता को गुमराह कर रहे। पहली बात तो कि घुसपैठिया निकाल देंगे। एसआईआर करके आपने जेन्युइन मतदाताओं के नाम काट दिए, घुसपैठिया आपको मिला नहीं। अब कितना दिन गुमराह ये लोग करेंगे? ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आज पूरे इंटरनेशनल मंच पे, राष्ट्रीय मंच पे, जिस पे पूरी दुनिया की नजर रहती है, बिहार में बोलता कट्टा दिखाया जाता है, हैंड्सअप किया जाता है, जंगल राज है। यानी बाहर का कोई लोग आएगा नहीं बिहार में, डर जाएगा लोग कि बिहार जंगल राज है, यहाँ क्राइम है खाली। न तो बिहार का कोई निवेश पैसा आएगा, न कोई उद्योग धंधा लगेगा, न कोई टूरिस्ट, न पर्यटक भी कोई नहीं आएगा। बिहार क्या होगा? पहले ही पिछड़ा है और पिछड़ जाएगा। ये किसी भी राष्ट्रीय नेता को शोभा नहीं देता। बिहार भी भारत का अंग है, हम लोग बिहार में रहते हैं। बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूं बदनाम करके लोगों को इससे, बिहार से दूर रखना एकदम बिहार के साथ अन्याय है। और देश के 2 बड़े नेता खासकर, बाकी लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो,
चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, नेशनल इंटरनेशनल मंच पे ये कह के कि बिहार में हैंडसअप है, बिहार में कट्टा है, बिहार में जंगल राज है, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार बाहर के लोगों को बिहार आने से डरा रहे हैं। ये बिहार के साथ खुला अन्याय है। ये इसका विरोध होना चाहिए, बिहार के लोगों को विरोध होना चाहिए। नहीं तो ये चाहते हैं कि भाई ये लोग बिहार गरीब रह जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कि बिहार के लोगों को पूछना चाहिए कि कहाँ कट्टा है, कहाँ आपने जंगल राज देखा। 20 साल से तो आप हैं, उसके बाद आप जंगल राज और कट्टा कैसे बात कर रहे हैं, घुसपैठी की बात कैसे कर रहे हैं। बेहद शर्मनाक है। बिहार के लोगों को अपने मतों के वोटिंग से इनको जवाब देने की जरूरत है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि बिहार को बदनाम किया गया, बिहार को दुनिया में बदनाम किया कि बिहार एक क्राइम आपराधिक प्रदेश है। यहाँ कट्टा चलता है, चाकू चलता है, हथियार चलता है, रुपया छीन लिया जाता है, हैंडसअप किया जाता है। यहाँ कुछ अच्छा है नहीं। जब 20 साल से आप सत्ता में है, आप 15 साल के जंगल राज को गिनाते हैं और 20 साल आपकी सत्ता हो गई। उसके बाद भी आप बिहार में कट्टा की बात करते हैं, घुसपैठिया की बात करते हैं। एक शहर में घुसपैठिया निकलता नहीं। बेहद शर्मनाक है। बिहार को ये बदनाम करने की कोशिश है और बिहार वासी उम्मीद है कि जिसने भी ये कोशिश की है वोटिंग के माध्यम से उनको जवाब जरूर देंगे। और बात बता दो, जितना क्राइम दिल्ली में होता है, जितना क्राइम मुंबई और कलकत्ता में होता है, दूसरे प्रदेशों से काफी कम है। लेकिन अपने शासन प्रशासन सत्ता हासिल करने के लिए सिर्फ बिहार को बदनाम किया गया और आज भी किया जा रहा है। ये नाकाम कोशिश, ये नापाक कोशिश है किसी भी नेता की, जिसे बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। सर, कौन सी पार्टियां इस बार ज्यादा अहम रोल निभा रही हैं? पार्टियां तो बहुत है बिहार में। गठबंधन दो है, दो गठबंधन। एक मुख्य गठबंधन एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें भाजपा है, जिसमें जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश की पार्टी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, 6 सीट मिला है उसको, जिसमें हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान भी इसी में है। तो 5 पार्टियों का गठबंधन है। पहला तो ये है जिसमें 101 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, 101 सीट पे जदयू लड़ रही है, 29 सीट पे लड़ रही है ये चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं एलजीपीआर, 6 सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा है और बाकी सीटों पे ये जीतन राम मांझी है। तो बाकी 6 सीटों पे जीतन राम मांझी है। कहने का मर्जी है कि कुल 5 पार्टियां हैं। दूसरी ओर इनका कड़ी टक्कर दे रहे हैं या यूं कहें कि लीड ले रहे हैं तो वह महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार में इसको महागठबंधन नाम दिया गया। जैसे मुख्य रोल आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का है, तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लालू यादव के बेटी। कांग्रेस साइड के साथ साथ है, कदम से कदम मिला के 61 सीट पे चुनाव लड़ रही है तेजस्वी यादव, 143 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 20 सीटों पे सीपीएम से माले सब मिला के जो वाम मोर्चा है, लेफ्ट फ्रंट है, वो है। वीआईपी पार्टी 18 सीटों पे मुकेश सहनी की पार्टी है। एक और पार्टी है आईपी गुप्ता की पान पार्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी मतदाता में पान पार्टी के जो उनके समाज के लोग हैं वो इस पार्टी से जुड़े हैं। तो ये पान पार्टी और मुकेश सहनी ये दोनों मिलके जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पे भारी और चिराग पासवान पे भारी पड़ रहे हैं। जो ये पिछड़ी अति पिछड़ा की बातें करते हैं एनडीए वाले, महागठबंधन के ये दोनों आदमी उनके 3 कलाकारों पे भारी है। तो ये 5 पार्टियां हैं। उसके अलावा आप जन स्वराज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, जैसे मैंने बताया कि इस पर नैरेटिव सेट हुआ बेरोजगारी का, पलायन का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, तो ये सबसे ज्यादा इसका श्रेय जाएगा प्रशांत किशोर को। 3 साल से उन्होंने घूम घूम कर पूरे गांव-गांव में जाकर समझाया कि आप अपने बच्चों को वोट दीजिए, अपने विकास के लिए वोट दीजिए। बेरोजगारी, बाहर में प्रदेश में जाके आपका बच्चा नौकरी करता है, मजदूरी करता है, अपने बिहार में रोजगार की बात कीजिए। ये जो चेतना और क्रांति लाई है ना बिहार में, इस बदलाव की और जो कदम बढ़ा है बिहार ने बढ़ाया है, ये कदम मैं दावे से मैं भी कर सकता हूँ इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर को जाएगा।
हालांकि राहुल गांधी भी इस मुद्दा को लगातार उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के जहन में बिठाने का जो काम किया है वो प्रशांत किशोर है। और अब बिहार की ओर से प्रशांत किशोर को धन्यवाद देना चाहेंगे। वो सीट जीते ना जीते, 1 जीते या 10 जीते या 50 जीते, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने बिहार के लोगों की मानसिकता को जो बदलने का काम किया है, सोचने के ढंग को बदलने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन उन्होंने जीता है। और राजनीति है, सफलता तो लंबा पाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। प्रशांत किशोर ने तभी 3 साल का रास्ता तय किया है। अगर वो आगे, उम्मीद है कि वो आगे भी चलेंगे और उम्मीद ये भी है कि बिहार को वो बदलने में सफल भी होंगे। लेकिन एक बार फिर उनको हम केबीसी महापरिवार की ओर से, खासकर बिहार वासी होने के नाते, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिहार के नैरेटिव को जो बदल दिया है, ये बहुत बड़ी बात। आ जाए तो माहौल तो निश्चित रूप से महागठबंधन का है, लेकिन चुनाव आयोग जिसे कहा जा रहा है एक ऐसा साथी है एनडीए का जो कुछ भी कर सकता, कुछ भी बदल सकता, इसलिए दावा करना कि फलाना ही चुनाव बनाएगा ये बहुत गलत होगा। लेकिन माहौल से अगर आप बात करें तो निश्चित रूप से महागठबंधन आगे हैं। लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। कुछ जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि तेजस्वी यादव 18 तारीख को मुख्यमंत्री के पद की शपथ की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी तो 14 तारीख को पता चलेगा कि उनका 18 तारीख का जो उनकी तैयारी है वो कितने काम आती है। लेकिन दूसरी ओर देखें, चाहे नीतीश कुमार का नाम आ रहा था, तो सवाल तो इस बात का है कि एनडीए ने उनको मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा ही नहीं किया, तो एनडीए से कौन बने? ये तो तय है कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो ये तय है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एनडीए की ओर से कई नाम आ रहे हैं, जिसमें 2 नाम प्रमुख रूप से है। एक तो वही नाम है नीतीश कुमार का, लेकिन चूंकि एनडीए ने उनके नाम की घोषणा नहीं किया तो लोग दूसरा नाम पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह ने कई सभाओं में कहा है, सम्राट चौधरी जो उनके डिप्टी सीएम है, उनको लेकर कई बार कहा है कि जनता से अपील की कि आप जिताइए, इनका हम लोग कुछ बड़ा इनाम देंगे, प्रमोशन करेंगे, और बड़ा बनाएंगे। इससे अनुमान लगाया जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि शायद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का जिम्मा दिया जाए, बशर्ते एनडीए सरकार जीतती है तब। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर बड़े सवाल हैं। सवाल बड़े और बड़े हो गए उस समय और बड़े हो गए जब सुप्रीम कोर्ट में उनके झूठे एफिडेविट को लेकर मामला दायर हो गया। परसों सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर हो गया। हालांकि कल कई मीडिया रिपोर्ट्स आई कि दावा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, वो भी मैनेज रिपोर्ट थी, फॉल्स रिपोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई खारिज नहीं किया है, उल्टे अब इस मामले की सुनवाई होगी। बीआर गवाई पे चीफ जस्टिस बीआर गवाई है, वो खुद सुनते हैं, किसी बेंच को ट्रांसफर करते हैं, ये देखने वाला बात है। लेकिन उसमें वो मुद्दा अहम क्यों है, इसको समझ लीजिए, जनता को भी समझना चाहिए। क्या मुद्दा था? 1996 में एक नरसंहार हुआ था, जिनका आरोप सम्राट चौधरी पे 7 लोगों की कत्लेआम हुआ था। उस केस में ये कहा जाता है कि सम्राट चौधरी ने खुद किया था वो काम, और उसमें आरोपी थे और वो जेल भी चले गए थे। लेकिन उसमें नाबालिग का सर्टिफिकेट लगा के वो बाहर आ गए, और इसको लेकर प्रशांत किशोर ने खुलासा भी किया था। जब प्रशांत किशोर ने खुलासा किया तो सम्राट चौधरी ने कोई खुला जवाब नहीं दिया। लेकिन अफसोस इस बात का कि इतने ठोस सबूतों के साथ प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाए थे, इसके बावजूद बीजेपी ने, एनडीए ने ध्यान नहीं दिया। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। यानी नैतिकता क्या कोई मापदंड नहीं, कोई नैतिकता नहीं। जांच बिठाएं, कोई बात हो जांच किया जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल लिया। और मीडिया का तो क्या, मेन मीडिया जिसको लोग गोदी मीडिया, पमेलियन मीडिया, क्या क्या नाम मिल गया आजकल, उनका तो विश्वास का लगभग खत्म हो ही चुका है, आप सब जानते हैं। तो वो क्या हुआ, जब कोई नहीं सुना तो एक नरेंद्र सिन्हा एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 2 दिन पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। उस याचिका की खास बात जान लीजिए, क्या है, कुछ बातों उस बातों में दम है या नहीं, वो समझिए। वो जब 1996 का मामला था, वो जिस परिवार का कत्लेआम हुआ था, उसके परिजन सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई चली थी। उस समय इसने सम्राट चौधरी ने
उसमें एफिडेविट लगाया था कि मेरा जन्म 1982 का है, 1982 का, और उससे संबंधित गवाह पेश कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो 2003 में 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनका जन्म 1982 का ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, चलिए मान लेते हैं वो डिसीजन था। अब क्या हुआ, अब उसके बाद जहां भी सुप्रीम सम्राट चौधरी ने एफिडेविट डाला, जब भी इलेक्शन लड़ा है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, उसके एमएलसी हो, या उसके पहले जो भी इलेक्शन लड़ा, उसमें उन्होंने एफिडेविट डाला 1968 में मेरा जन्म है, 1968 का जन्म है। अब सवाल तो उन्हीं का वो एफिडेविट है 1968 का, उन्हीं का एफिडेविट है 1982 का। नरेंद्र सिन्हा ने सिंपल एक याचिका फाइल की है कि सुप्रीम कोर्ट के योर ऑनर, आपका डिसीजन 1982 का है, अगर 1982 को आप ठीक मानते हैं तो 1968 के एफिडेविट के आधार पे ये सारे इनके एमएलसी, चुनाव, जितने भी राजनीतिक पद हैं, सब कैंसिल होने चाहिए, और झूठे एफिडेविट देने के मामले में इनको इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, उनका कहना है कि आप ये 1968 का मान लेते हैं कि ये सही है, तो 1982 में जो नरसंहार का मामला, उसमें वो बच के निकल गए, नाबालिग का सर्टिफिकेट लगा के, तो उसमें उनको सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सामने अब बड़ी चुनौती आ गई है। ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है, खुद का, तो वो अपने फैसले को कैसे इनकार कर सकता है? या तो 1968 का माने या 1982 का माने, दोनों एफिडेविट सम्राट चौधरी के हैं। इसमें ज्यादा घुमाने फिराने की जगह सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। लेकिन ये तो आज की राजनीति क्या होगा आगे देखेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए आगे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। अगर 1982 का सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट सही मानता है तो सारे जितने पद, राजनीतिक पद खारिज हो जाएंगे, और फॉल्स एफिडेविट के, झूठे एफिडेविट के नाम पे उन पर कार्रवाई भी होगी। अगर 1968 का वो सही मानता आज वाला, तो 1982 में जिस सर्टिफिकेट के आधार पर, जो एफिडेविट के आधार पे वो जेल से छूट गए, नरसंहार का मर्डर के केस से बच गए सजा पाने से, उसमें उनको सजा हो जाएगी। कौन सी सजा मिलेगी ये तो देखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट पे फैसला करेगा। लेकिन इस याचिका ने सम्राट चौधरी के लिए ही नहीं, एनडीए के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि चुनाव का नैरेटिव खराब नहीं हो, इसलिए कई चैनलों द्वारा, मेन मीडिया हाउस द्वारा कल लिखा दिया, न्यूज चला दी गई कि नहीं डिसमिस हो गई ये याचिका, लेकिन वो गलत थी। वोटिंग में फर्क न पड़े इसके लिए फॉल्स मैनेज किया गया था, झूठी बातें कही गई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और आजकल में ये पता चल जाएगा कि मामला कौन सी बेंच के पास जाता है और कब इसकी सुनवाई आएगी। लेकिन जब भी आएगी, सम्राट चौधरी के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ पूजा, ये भी इस चुनाव का एक बड़ा हिस्सा रहा है। कि आप सर ये बताइए कि आपके हिसाब से बेहतर और विकसित बिहार के लिए कौन मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छा रहेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, या सम्राट चौधरी, या फिर कोई और? देखिए, मुख्यमंत्री की रेस में तो आपने सोच नाम बताए सभी लोग हैं, लेकिन बेहतर कौन रहेगा ये अलग अलग दृष्टिकोण लोगों के हो सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने मेरे विचार और मेरे दृष्टिकोण की बात की, तो मैं तो कहूँगा एक बार बदलाव होना चाहिए। मेरा मानना क्यों है ऐसा, इसके पीछे मेरा एक तर्क भी है, तार्किक कारण के साथ मैं बता रहा हूँ। नीतीश कुमार निस्संदेह अच्छे शासक रहे, 20 साल अच्छा शासन किया। पहले 5 साल तो उनका गोल्डन एरा रहा, लेकिन आगे 15 साल में वो कुर्सी के चक्कर में इधर उधर ज्यादा करते रहे, उन्होंने कोई खास विकास का किया नहीं। लेकिन पहला 5 साल का काम उनका अभी तक दिखता है, और वही बदलाव बिहार राज्य भी दिखता है। लेकिन नीतीश कुमार पे ये भी रहा कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हाँ, ये आरोप है कि वो कुर्सी के चक्कर में विचारधारा को बदल देते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन उनके विरुद्ध एंटी कन्विंसिंग कहीं देखी नहीं गई है। लेकिन क्या होता है, एक ही जगह एक ही आदमी 20 साल तक काम करता है, तो वो उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती है। तो जैसे मेरा यूं भी मानना कि किसी भी शासक को, किसी भी पद पर, किसी भी नेता को 2 टेन्योर यानी 5 साल का टेन्योर एक बिहार में होता है, तो 10 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। निश्चित तो 20 साल हो गए, उम्र का तकाजा भी है, एनर्जी का भी का फर्क पड़ता है।
सोच में भी फर्क पड़ता है, काम की क्षमता में भी फर्क पड़ता है। तो अब नीतीश को संन्यास लेना चाहिए या मार्गदर्शन मंडल में आना चाहिए, अब युवा को आना चाहिए। सम्राट चौधरी को लेकर मैंने आपको बताया, उन पर तो नरसंहार का आरोप है, सीधा सीधा, भले वो नाबालिग रहा लेकिन नरसंहार का आरोप तो है। नरसंहार तो उन्होंने किया है। तो उनके कैरेक्टर, उनके विचारों को लेकर बिहार में बहुत सवाल हैं। तब कौन बचता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पर भी सवाल है। क्या सवाल है? तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव पर जंगल राज फैलाने का आरोप है, और चारा घोटाला, चरवाहा विद्यालय, कई आरोप है, साबित भी, उनको सजा भी मिली। लेकिन क्या तेजस्वी यादव बेहतर है? हाँ बेहतर है, औरों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसका रीजन ये कि आज का युग में वो 1990 का युग नहीं आ सकता लोगों को। 1990 में न तो सोशल मीडिया था, न इतना मीडिया एक्टिव था, न टीवी चैनल ही थे, अखबारों से थोड़ा बहुत चलता था काम, तो उसमें मनमाना हुआ, जिसने भी चाहा उसने भी लूटा। लेकिन आज की तारीख में बच्चा बच्चा जागरूक है, बिहार जागरूक है, और राजनीति की समझ तो बिहार वासियों में जितनी है, मेरा दावा है कि पूरे देश में किसी प्रदेश के लोगों के पास नहीं है। आप किसी चाय दुकान में, पान दुकान में चले जाइए, नाश्ते की दुकान में चले जाइए, आपको वहां हर कोई कागज कलम लेके अपने ढंग से चुनावी विश्लेषण करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये है बिहार के लोगों की समझ। और विश्लेषण ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा, एकदम सटीक विश्लेषण रहेगा, भले वो सही हो ना हो, लेकिन उनकी गणना अपने हिसाब से परफेक्ट रहती है। समझ है तो ही विश्लेषण करते हैं। और एक महीना पहले से पूरा बिहार में ये माहौल बन जाता है। और प्रदेश में जाइएगा तो वोट हुआ पता भी नहीं है, लोग उतने जागरूक भी नहीं है। लेकिन बिहार अपने भविष्य को लेकर काफी जागरूक है। बस ऐसा शासक नहीं मिला, ऐसे सरकार नहीं मिली जो बिहार को क्रांतिकारी परिवर्तन प्रदान कर सके। तो वैसे क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए अभी जो हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं तो वो तेजस्वी यादव पे है। कारण कि वो युवा है, 35-36 साल उम्र है। पुणे अपने 17 महीने के डिप्टी सीएम काल में उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया था। और जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं नहीं करके दिखाऊंगा तो 5 साल बाद बिहार की जनता फिर उसे कुर्सी से निकाल देगी और दोबारा फिर उनको मौका नहीं देगी। तो ये विश्वास है मेरा कि इस बार अगर उनको मौका मिलेगा तो पुराने सारे पापों को धोने का काम करेंगे। और अगर वो ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव भविष्य में बिहार का भविष्य और लंबे समय तक बन सकते हैं। पूजा सर, नो डाउट नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, तेजस्वी यादव ने भी अपनी डिप्टी सीएम के कार्यकाल में अच्छा काम किया है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ही क्यों, या सम्राट चौधरी ही क्यों? बिहार को कोई नया चेहरा भी तो मिल सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि हर कोई बन जाए। पहले तो आपको ये यहाँ संवैधानिक सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जो जीते हुए विधायक बनाएंगे, और जो भी जीते हुए विधायक अपना जिसको नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री तो बनना वही है। ऐसा नहीं है कि आपको हमको कोई आदमी समझ आया गया उसको बना दिया मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान एक नियम निर्धारित करता है, उस नियम निर्धारण के अंतर्गत पहले विधायक जीतेंगे और विधायक अपना नेता चुनेंगे। तो जो संभावना है कि जो चुनावी मैदान में है, संभावना इन्हीं 2-3 लोगों की है कि इन्हीं को नेता चुना जा सकता। प्रतिभा बिहार में कमी नहीं है, प्रतिभाओं की काफी कमी है, लेकिन जो नेतृत्व कर रहे हैं फिलहाल नेता, तो विधायक उन्हीं को चुनेंगे, नाम उन्हीं का रेस में है। इसलिए कोई नया नाम अभी मुख्यमंत्री के नाम पर आएगा ऐसी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव, नीतीश या सम्राट या फिर एनडीए की तरफ से कोई अन्य नाम भी आ सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के निर्णय पर आधारित है। लेकिन सामने जो नाम है यही 2-3 नाम। सर सामने तो यही नाम है, पर मेरे नया चेहरे के कहने का मतलब ये था प्रशांत किशोर। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी पलायन के मुद्दे हो या फिर घर घर जाकर उन्होंने सभी को समझाया, सभी से बात की कि बिहार को पलायन से निकलना होगा। बिहार के लोग बाहर जाकर पलायन करते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि प्रवासी मजदूर की मौत हो जाती है, लोग यहाँ से निकल कर जाते हैं और बाहर उनकी मौत हो जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं, अच्छा हो सकते हैं और अच्छा हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। प्रशांत किशोर का वक्त अभी नहीं है। दूर दूर तक ऐसी संभावना नहीं है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बहुमत में आ सकती है।
1-2-5 से लेकर 20-25 तक सीट ले आए, बहुत बड़ी बात है। किंग मेकर में आ जाएंगे प्रशांत किशोर, तब भी बहुत बड़ी सफलता है बिहार की। लेकिन अभी दूर दूर तक संभावना नहीं है कि जन स्वराज की पार्टी कहीं बहुमत में आ रही है। अगर बहुमत में आने की संभावना होती तो शायद सबसे बड़ा दावा उन्हीं का होता। लेकिन ये इस साल मेरा ये मानना कि ये इलेक्शन शायद प्रशांत किशोर का पहला इलेक्शन है और अच्छी सफलता मिली है। लेकिन अगला इलेक्शन जो 5 साल बाद होगा तो शायद प्रशांत किशोर का चेहरा सबसे प्रमुख चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए। पूजा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज। और भी ऐसे विशेष कार्यक्रम को लेकर हम आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। धन्यवाद पूजा, धन्यवाद दर्शकों।